गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का स्वागत है। जीवन के सभी रसों का आनंद केवल एक रस में, एग्जाम रस में। बहुत ही लंबे दिनों से मैं किसी ऐसे टॉपिक का इंतजार कर रहा था जिस पर मैंने पूरे अपने YouTube के करियर में, क्योंकि YouTube का करियर भी एक अलग करियर होता है, YouTube के करियर में कभी आप लोगों के साथ उस टॉपिक पर चर्चा ना की हो। और ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में बहुत डिमांडेबल हो, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत टिपिकल हो। और मुझे वो टॉपिक आखिर मिल गया जिसका इंतजार कई विद्यार्थी बेसब्री से हमारे कई YouTube चैनलों पर ढूंढ चुके हैं। कई बार विद्यार्थियों ने रीजनिंग में डिमांड की है कि सर एक बार सिलोजिज्म आप हमें अपने अनुसार पढ़ा कर दीजिएगा। आज मैं आपको कुछ सिलोजिज्म के माध्यम से रीजनिंग का एक उच्च कोटि का ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। उच्च कोटि का, यकीन मानिए आज की कक्षा आपकी जिंदगी में विचार और सोचने के दायरे में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। क्योंकि इस कक्षा ऑफलाइन में जब मैं लेता हूं तो यह मान के चलिएगा कि पूरे कक्षा में हमेशा इंतजार होता है कि कब सिलोजिज्म आएगा और दार्शनिक रूप में कई सारी ऐसी अद्भुत पहेलियां खुलेगी, कई सारे ऐसे अद्भुत पल सामने आएंगे जब आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि यह सोच आज तक कोई हमें क्यों नहीं दे पाया। इस चैप्टर के बारे में बस मैं इतना ही बता सकता हूं कि दर्शन शास्त्र का विषय है, ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है और सच में अद्भुत विषय है। इसे हिंदी में न्याय वाक्य कहते हैं। न्याय वाक्य, अंग्रेजी में इसे सिलोजिज्म या लॉजिक के नाम से भी जाना जाता है। सिलोजिज्म, लॉजिक या हिंदी में न्याय वाक्य। यह ऐसी कक्षा होगी कि मैं इसमें एक दावा करता हूं और वो दावा यह है कि हमारी कक्षा के बाद यदि सिलोजिज्म का कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका केवल एक कारण होगा, किताब वाले ने आंसर गलत दिया होगा। क्योंकि यह असंभव है कि हमारी उस मेथड से जिसका निर्माण, जिसका आविष्कार इस अध्याय में हमने किया है, वो आपको उत्तर गलत दे दे। नामुमकिन सी घटना है। 100% की गारंटी के साथ आइए आज शुभारंभ करते हैं रीजनिंग के सबसे कठिन टॉपिक की, जिसका नाम है सिलोजिज्म। न्याय वाक्य, न्याय निगमन भी इसे कई बार कहा जाता है। बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, शायद ही भारत की कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता हो और उसमें सिलोजिज्म ना पूछा जाता हो। इस अध्याय के इंट्रोडक्शन में बस इतनी सी बात कि इससे ज्यादा अद्भुत टॉपिक पूरे रीजनिंग में कोई और नहीं है और इससे ज्यादा अद्भुत मेथड जो हमने इसको हल करने के लिए निकाली है वो शायद आपको कहीं और भी नहीं मिलेगी। बहुत ही कम समय में शुरुआत कर रहे हैं आज की इस अद्भुत कक्षा की। सभी का स्वागत है आज की इस विशेष कक्षा में। सभी लोगों को मैं बता दूं कि नए बैचेस की शुरुआत हो रही है 2021, 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए 25 जनवरी से सारी कक्षाओं का प्रारंभ हो रहा है। जस्ट मिनट, 25 जनवरी से सारी कक्षाओं का प्रारंभ हो रहा है। पच्चीस जनवरी से सारी कक्षाओं का प्रारंभ हो रहा है और इन कक्षाओं को आप लोग जो 2021, 22 और 23 वाले विद्यार्थी सभी कवर कर सकते हैं, क्योंकि 22 के लिए भी बैच बन रहे हैं, 2023 के लिए भी बैच बन रहे हैं।
प्योरली हिंदी मीडियम, प्योरली इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल भी, जो आपके लिए सुटेबल हो आप उसमें शुरुआत कर सकते हैं। MK लाइव हमारा रेफर कोड, डिस्काउंट कोड है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन में MK लाइव ही क्यों यूज करना है? क्योंकि 15 वर्षों का अनुभव, 65 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में कट पेश किए थे। अगले साल का टारगेट 80 का है। और जो अद्भुत है कि मेंस जीएस पेपर 1 2 3 में 90% क्वेश्चन हमने कट पेश करके दिखाए हैं। एकमात्र एजुकेटर है, भारत के एकमात्र एजुकेटर, शब्द पर गौर करना, इसे एटीट्यूड कहिए, गुरूर कहिए या मेहनत, इकलौते एजुकेटर है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी सिलेबस और यूनिट वाइज करवाते हैं। अन्यथा पढ़ाने वाले होंगे बहुत सारे, सिलेबस करने वाले होंगे बहुत सारे, लेकिन एग्जाम जब होती है तो फिर अधूरा सिलेबस महसूस होता है। और इस बार प्रीलिम्स और मेंस में एज इट इज हमने रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया था कि कितने सवाल कट पेश किए हैं। आज का दिन शुक्रवार सीसेट को समर्पित दिन होता है। 1 मार्च से लेकर आने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए अद्भुत कार्यक्रम, 100 दिनों का टारगेटेड बैच। और 2021 के विद्यार्थियों के लिए YouTube पर एक अद्भुत श्रृंखला जल्दी आएगी। MK लाइव रेफर कोड आप कभी भी किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से पूरे दिन सुपर सैटरडे कुछ अद्भुत सी कक्षाओं की श्रृंखला के साथ कल भी हम मुलाकात करते चलेंगे। आज की कहानी की शुरुआत कर रहा हूं ये मानते हुए कि मेरे लाल लाली जो आज मेरी इस कक्षा को देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में सिलोजिज्म शब्द भी पहली बार आज सुना है। जरा एक बार हाथ खड़ा करिएगा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिलोजिज्म शब्द आज पहली बार सुना? ऐसे कितने लाल लाली हैं जिन्होंने यह शब्द पहली बार सुना? धन्यवाद, धन्यवाद सरोज। जरा एक बार हाथ खड़े करिएगा कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही एम यूपीएससी, ओम प्रकाश, आशा चौहान, राकेश, राहुल, अमित, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार यह शब्द सुना है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप लोगों ने पहली बार ही सुना है तो मैं आप लोगों को एक वादा करता हूं कि आज की कक्षा के बाद सिलोजिज्म में सबसे ज्यादा हवाबाजी करने वाले विद्यार्थी अगर कोई होंगे तो वो केवल मधुकर कोटवे के विद्यार्थी हो सकते हैं। बाकी किसी भी एजुकेटर के विद्यार्थी में वो ताकत नहीं होगी जो हर सवाल का जवाब 100% गारंटी से दे सके। आइए इसी कॉन्फिडेंस के साथ आज की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो से। टॉपिक का नाम सिलोजिज्म है। टॉपिक का नाम सिलोजिज्म है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों में से कई लोग शायद कठिनाई महसूस करते होंगे। इसे अंग्रेजी में लॉजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में न्याय वाक्य अथवा न्याय निगमन भी कहा जाता है। न्याय निगमन भी कहा जाता है। आप लोगों ने कुछ सवाल सुने होंगे। सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेंसिल रबर हैं, सभी रबर कागज हैं, सभी गधे घोड़े हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी मनुष्य महान हैं, सभी महान अनपढ़ हैं। इस तरीके के कई कथनों के आधार पर आप लोगों से निष्कर्ष पूछे जाते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर विद्यार्थी जिसने आईआईटी भी कंप्लीट किया हो, आईआईएम भी कंप्लीट किया हो या आईएएस जैसा आई भी लगा दिया हो अपनी जिंदगी में, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इस टॉपिक को एक बार तो ही पढ़ना चाहता है, क्योंकि इस टॉपिक की खूबसूरती इस टॉपिक के कथनों में जुड़ी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं न्याय वाक्य के इस चैप्टर की बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले तो लाल लालियों मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं और फिर मैं इस सवाल थ्योरी के आधार पर अपनी मेथड भी समझाऊंगा और फिर सवालों को मैंने कुछ वर्गीकृत किया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में, और आप उसी टाइप के अनुसार सवालों को कभी भी हल कर सकते हैं। बस आप लोगों को पता चल जाए कि हर टाइप का हल करने का तरीका क्या है।
आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले तो इस टॉपिक में जो वाक्य मिलते हैं उन्हें 5 कैटेगरी में बांटा गया है। वैसे तो किताबें आपको 4 ही कैटेगरी बताएगी, पर मैं बता रहा हूं 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इन 5 कैटेगरी का जो नाम है वो अंग्रेजी अक्षर के स्वर पर आधारित है, वोवेल्स पर बेस्ड है। जो सेंटेंस के नाम है, नेम ऑफ द सेंटेंस ऑफ दिस टॉपिक इज गिवन ऑन द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी अक्षरों के स्वर पर आधारित है। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिख रहे हैं इस अध्याय में मुख्यतः निम्न प्रकार के वाक्यों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। निम्न का मतलब आप कह सकते हैं 5 प्रकार के, और इनके नाम अंग्रेजी के स्वर पर दिए गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं पहला स्वर ए है, तो ए प्रकार का वाक्य, ए टाइप सेंटेंस, ए प्रकार का वाक्य, लाल लालियो, ए प्रकार का वाक्य इसे कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस। यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे कहते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य। जैसे सभी पेन पेंसिल है, सभी भारतीय महान हैं। ऐसे वाक्य जिसमें सभी शब्द से प्रारंभ होकर वे सकारात्मक होते हैं, ऐसे वाक्यों को सिलोजिज्म की दुनिया में ए प्रकार का वाक्य कहा जाता है। इसे कहा जाता है ए टाइप सेंटेंस। बहुत बेसिक से शुरू करूंगा मैं, ये मानते हुए कि मेरे सभी लाल लाली आज इस अध्याय में जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। ए प्रकार का वाक्य हम उसे कहेंगे जहां पर सभी से शुरुआत होगी और सकारात्मकता होगी। सभी पेन पेंसिल हैं, सभी भारतीय महान हैं, सभी महान वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं, सभी स्नातक विद्यार्थी हैं, सभी पागल महान हैं। ऐसे वाक्य भी इसमें यदि दिए जाए तो वो ए प्रकार का वाक्य कहलाएगा। अभी बस अपने जीवन में इतना ही ज्ञान रखना, कोई अतिरिक्त विचार मत जन्म लेने देना। फिर मुझे बताना ए के बाद जो दूसरा टाइप का वाक्य होगा उसका नाम क्या होगा अंग्रेजी अक्षर में। जो दूसरा वाक्य उसका अंग्रेजी अक्षर में नाम क्या होगा लाल लालियो। अंग्रेजी अक्षर में नाम क्या होगा अंग्रेजी अक्षर में। और अपने सारे मित्रों को बुला लीजिए आज, क्योंकि आज जो होने वाला है वो शायद इस YouTube में हमारे द्वारा तो कभी नहीं कराया गया है। दूसरे का नाम क्या लिखेंगे आप अंग्रेजी अक्षर में? बहुत ही बढ़िया, पहला उत्तर दिया है सुशीला ने ई प्रकार का वाक्य। दूसरा वाक्य ई प्रकार का, क्योंकि इनके नाम अंग्रेजी स्वर पर आधारित है। ई टाइप सेंटेंस इसे कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में सार्वभौमिक नकारात्मक वाक्य। यह ऐसा वाक्य होता है जो पूर्ण रूप से निगेटिव बात करेगा। जैसे कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई भारतीय मूर्ख नहीं है।
कोई पागल महान नहीं है, कोई पागल महान नहीं है। ऐसे वाक्य जो पूर्ण रूप से निगेटिव बात करे, जहां पर सब कुछ नकारात्मकता की बात हो कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई भारतीय मूर्ख नहीं है, कोई पागल महान नहीं है, कोई भी क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं है, ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मकता का बोध हो। यदि सभी को हां कहे तो ए प्रकार का वाक्य, यदि सभी को ना कहे तो ई प्रकार का वाक्य। अंग्रेजी में तीसरे टाइप के वाक्य का नाम है आई टाइप सेंटेंस, आई प्रकार का वाक्य, जिसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस, विशिष्ट सकारात्मक वाक्य, विशिष्ट सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें सबको हां नहीं, सबको ना नहीं, कुछ को हां कहा जाए। जैसे कुछ पेन पेंसिल है, कुछ भारतीय महान हैं, कुछ विद्यार्थी स्नातक हैं। जहां हम बातचीत करेंगे कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ भारतीय महान है, कुछ विद्यार्थी स्नातक हैं, जहां हम कुछ के बारे में पॉजिटिवली गारंटी ले, कुछ के बारे में सकारात्मक रूप से बात करें, उसे कहते हैं आई प्रकार का वाक्य, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। चौथा वाक्य जो इस पूरे चैप्टर में यूज होगा वो है ओ प्रकार का वाक्य, ओ टाइप सेंटेंस। ओ प्रकार का वाक्य, इसे पर्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पर्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हिंदी में विशिष्ट नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, विशिष्ट नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई रबर नोट, कोई की जगह सॉरी कुछ कर देना, इसे मैं सुधार दे रहा हूं। कुछ पेन, कुछ, कोई नहीं, मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं। कुछ, ये सबको मना नहीं करेगा, कुछ को मना करेगा। कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ रबर नोटबुक नहीं है, नोटबुक नहीं है। कुछ भारतीय महान नहीं हैं, कुछ डॉक्टर स्नातक नहीं हैं। कुछ, सिंपल सी बात मैं सभी लाल लालियों के सामने फिर रख दे रहा हूं। ए का मतलब सभी हां, ई का मतलब सभी ना, आई का मतलब कुछ हां, ओ का मतलब कुछ ना। वैसे तो ये चार ही वाक्य पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन यूपीएससी में यू प्रकार का सेंटेंस भी हम देखेंगे जिसमें सभी और कुछ के अलावा कुछ अन्य शब्दों का उपयोग परीक्षक करता है, तो हम उसे यू प्रकार के वाक्य में जानते हैं। पर यह तब पढ़ेंगे जब इन चारों वाक्यों पर कंप्लीट विश्लेषण मैंने आपके सामने रख दिया हो। ध्यान से सुनते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। और जरूर आज आप अपने मित्रों को, अपने सभी रिश्तेदारों को भी बता दीजिए कि सच में आज कुछ अद्भुत होने वाला है। आइए जरा गौर से देखते चलिएगा। अब जरा गौर से सुनते चलिएगा हमारी बातों को। इस पूरे अध्याय में हमारे सामने कथन और निष्कर्ष दिए जाते हैं। कथन दिए जाते हैं सामान्यतः 1, 2, 3, 4। 2 कथनों के सवाल, 3 कथनों के सवाल, 4 कथनों के सवाल पूछे जाते हैं। फिर उन कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिया जाता है। 1, 2, 3, 4 निष्कर्ष भी दिए जाते हैं।
हमसे पूछा जाता है कि इन कथनों के आधार पर कौन से निष्कर्ष सही होंगे। इन कथनों के आधार पर कौन से निष्कर्ष सही होंगे। तो मेरे लाल लालियों, इसके लिए 3 मेथड प्रचलित है मार्केट में, बाजार में। एक दार्शनिक विधि है, फिलोसॉफिकल मेथड कहते हैं उसे, फिलोसॉफिकल मेथड कहते हैं। बहुत अच्छी विधि है, बहुत यूनिक मेथड है। पर बुराई क्या है, इतने नियमों पर आधारित हैं कि कई सारे लाल लाली इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियम कौन सा लगाना है, कब लगाना है, कहां लगाना है, और फिर निष्कर्ष कैसे आ जाएगा। पहले मैं इसको बहुत पसंद भी करता था, बहुत पढ़ाता भी था, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आया तो मैंने इस मेथड का त्याग कर दिया। एक दूसरी मेथड आजकल कुछ मास्टर लोग लेकर आ गए हैं, 50-100% वाली मेथड। 50-100% वाली मेथड बहुत अच्छी मेथड है, ये बहुत सरल मेथड है, उत्तर 1 सेकंड में दे देती है। लेकिन जैसे ही यूपीएससी के लेवल के प्रश्न, बैंकिंग के लेवल के प्रश्न आते हैं, 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट के सवाल आ जाते हैं, तो इन मेथड वाले मास्टरों की हवा टाइट हो जाती है। बच्चे का क्या कहना है, लाल लाली तो ऐसी सिचुएशन में मोक्ष के लिए निकल जाते हैं। तब मैंने इसमें जो तीसरी मेथड पसंद की है, जो मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा, वेन चित्र पर आधारित, वेन डायग्राम पर बेस्ड। क्यों पसंद है मुझे, सरल है। क्यों पसंद है मुझे, हर जगह लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस मेथड में एक बार समझ में सारी बातें आ गई तो यह मेथड आपके लिए बहुत ही सरलतम मेथड रहेगी, सरलतम मेथड रहेगी। अब जरा मेरी बातों पर गौर करना, मेरी बातों पर गौर करना। वेन चित्र पर आधारित, लेकिन ये जो वेन चित्र पर, वेन डायग्राम पर बेस मेथड है ना लाल लालियों, ये मेरी अपनी खुद की है। यकीन मानना, मेथड सीखने के बाद आप खुद कहेंगे कि मैंने ये मेथड आज तक किसी किताब में नहीं देखी है। क्योंकि इस मेथड का निर्माण, इस मेथड के बारे में आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैंने तो किताबों में वेन डायग्राम देखे हैं, वो अलग चीज थी। मैं जो बताऊंगा वो अलग दुनिया है, पर वो आपके मस्तिष्क की सीमाओं का पहली बार उल्लंघन कर सकती है, लेकिन एक बार यदि वो आपके मस्तिष्क के सीमाओं के दायरे में आ गया तो यकीन मानिएगा कि इस मस्तिष्क से ज्यादा विकसित मस्तिष्क आपको ढूंढना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरी मेथड का नाम है वेन डायग्राम मेथड, वेन चित्र वाली विधि, वेन डायग्राम मेथड। एक्चुअली वेन डायग्राम क्या है? किसी भी बंद संरचना को वेन चित्र कहते हैं, किसी भी बंद संरचना को वेन चित्र कहा जाता है। ये सब कुछ वेन डायग्राम है। क्या होता है, कभी कभी सब कुछ पढ़ा दिया जाए और तुम लोग हवाबाजी कर दो कि पूछो हमसे सिलोजिज्म के बारे में, तो कुछ बदमाश किस्म के लोग इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, जिनको पता होती है कि कहां कमजोर कड़ी है, और वो क्या पूछ लेंगे, बताओ वेन डायग्राम किसे कहते हैं। अंदर से श्रद्धांजलि आएगी कि बताओ मास्टर ने सब बताया, पर वेन चित्र तो बताया ही नहीं कि वेन चित्र किसे कहते हैं। तो वेन डायग्राम का मतलब कोई भी बंद संरचना को वेन चित्र कहा जाता है। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास कथन दिया जाएगा, उस कथन का हम कन्वर्जन करेंगे चित्र में, उस कथन को हम चित्र में बदलेंगे और फिर उस चित्र से चेक करेंगे कि वो जो निष्कर्ष बता रहा था, वो जो निष्कर्ष उसने दिया था, क्या उस चित्र में वो सही होगा। यदि हां तो वो निष्कर्ष सही है, यदि ना तो वो निष्कर्ष गलत है। तो मतलब मेरी मेथड का नाम है वेन डायग्राम, जिसमें हम वाक्यों को वेन चित्र में बदलते हैं, वेन चित्र का निर्माण करते हैं वाक्य के आधार पर, और निष्कर्षों को उन वेन चित्रों में चेक करके बताते हैं कि वह निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको वेन चित्र बनाना सिखाऊंगा, वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा,
कि व्यंग्य चित्र किसी वाक्य के लिए बनाया कैसे जाता है। हमारे पास 4 प्रकार के वाक्य हैं। ए प्रकार के वाक्य के लिए व्यंग्य चित्र कैसा बनेगा, ई प्रकार के वाक्य के लिए व्यंग्य चित्र कैसा बनेगा, आई प्रकार के वाक्य का व्यंग्य चित्र कैसा बनेगा, ओ प्रकार के वाक्य का व्यंग्य चित्र कैसा बनेगा। पहले तो मैं आपको यह सिखा देता हूं कि किसी पर्टिकुलर कथन का व्यंग्य चित्र कैसे बनाया जाता है। तो आइए सीखते हैं। अभी मैं थ्योरी ही पढ़ा रहा हूं, अभी हम क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं। मैं जैसे कहूंगा कि अब क्वेश्चनों की शुरुआत होगी, वहां से समझना कि चैप्टर क्वेश्चनों के रूप में आगे बढ़ेगा। अभी तो मैं इसमें थ्योरी समझा रहा हूं और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए प्रकार के वाक्य के लिए चित्र कैसे बनता है। ए प्रकार का वाक्य किसे कहते हैं? ए प्रकार का वाक्य किसे कहते हैं? सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल है, या सभी विद्यार्थी स्नातक है। ऐसा कोई भी वाक्य आ जाए उसे ए प्रकार का वाक्य कहते हैं। सभी वाले वाक्यों में लाल लालियों जो शब्द पहले आता है उसका छोटा डायग्राम बनाइए, उसको कह दीजिए पेन, और जो वाक्य में बाद में आएगा उसका बड़ा चित्र बना दीजिए, उसे लिख दीजिए पेंसिल, और आपको दिखेगा कि सभी के सभी पेन पेंसिल है। आपको दिखेगा कि सभी के सभी पेन पेंसिल है। पहले तो मुझे बताना कि इस चित्र में किसी भी लाल लाली को कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो कि सर ये चित्र समझ में नहीं आया। सभी पेन पेंसिल हैं तो ये पूरे पेन पेंसिल में कन्वर्ट करके मैंने बना दिए। तो इस कथन के लिए मैंने ये चित्र बनाया। यदि आप सभी विद्यार्थी स्नातक के लिए बनाएंगे तो यहां विद्यार्थी बना देना और स्नातक उससे बड़ा बना देना। यहां विद्यार्थी लिख देना और स्नातक उससे बड़ा बना देना। धन्यवाद, धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। मैं फिर दिखा दे रहा हूं, जो भी शब्द आएगा शुरुआत में उसका छोटा चित्र और उससे बड़ा चित्र बनाया जाएगा बाद वाले का। सभी विद्यार्थी स्नातक में ये विद्यार्थी बन जाएंगे और इसके चारों ओर स्नातक हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि सारे के सारे विद्यार्थी स्नातक में हैं। ये बात कुछ ऐसी है कि आप जहां रहते हैं वो पूरा मकान पिताजी का है, उस मकान में एक कमरा आपका है। तो जब पूरा मकान पिताजी का है तो वो कमरा अपने आप ही पिताजी का भी बन गया। तो जब पूरा पेंसिल है तो ये हिस्सा जो पेन का है वो भी तो पेंसिल का ही हिस्सा है। ये पूरा स्नातक है तो जो विद्यार्थी है वो भी तो स्नातक बन गया। जो भी इसके अंदर बैठे होंगे वो सब कुछ इस नाम से भी जाने जाएंगे। इस चित्र का अभिप्राय ये होता है। पर अभी रुकना, जीवन इतना सरल नहीं है। सिलोजिज्म, सभी पेन और उसी पर ओवरलैप करता हुआ पेंसिल। क्या ये चित्र सही है? क्या ये चित्र सही है? क्या ये चित्र सही है? कितने लोगों को लगता है कि ये चित्र सही है और कितने लोगों को लगता है कि ये चित्र गलत है? मस्तिष्क की सीमाओं का अब उल्लंघन होगा। कई लोग कह रहे हैं कि गलत है, कई लोग कह रहे हैं कि गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी बात ध्यान से सुनना।
इसे जो लोग गलत कह रहे हैं, कोई बता सकता है कि इसको वो गलत क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है? भाई क्या कमी है इस चित्र में? जिनको गलत लग रहा है मुझे बताना कि उनको क्या लग रहा है कि क्या कमी है इसमें कि ये गलत है। कि ये गलत है क्योंकि साथ साथ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1-2 मिनट के लिए पूरा मस्तिष्क मुझ पर केंद्रित कर देना, ध्यान से सुनना। जितना ये चित्र सही है इस कथन के लिए, उतना ही ये चित्र भी सत्य है इस कथन के लिए, क्योंकि इस चित्र में भी सभी के सभी पेन पेंसिल के नाम से जाने जाएंगे। सभी के सभी पेन पेंसिल है। आप लोगों को इसमें दुख यह हो रहा है कि सर सभी पेंसिल इसमें पेन बन रही हैं, जो कि बताया नहीं है। मेरा सवाल है कि तुम्हें सभी पेंसिल के बारे में कौन कह रहा है? तुमसे कहा गया कि सभी पेन पेंसिल हैं, तो उस चित्र में अगर सभी पेन पेंसिल बनाना संभव हुआ है तो वो चित्र भी सही होगा। जी हां लाल लालियो, यही वो सबसे कमजोर कड़ी थी जिसके कारण सिलोजिज्म आपको कठिन लगता था। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे पास कथन था कि सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं, और मैंने आपसे कहा कि ये पेन, ये पेंसिल, या फिर इसके लिए ये चित्र भी उतना ही सत्य है कि पेन और ओवरलैप पेंसिल। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर सभी पेंसिल पेन बन गई तो यहां कुछ पेंसिल पेन नहीं बन पाई, तो क्या ये कथन में दिया था पर यहां आपने उसे स्वीकार किया? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें केवल इतना ही सत्य अभी तक बता रही थी। आज तुम्हें पता चला कि सभी का तात्पर्य बराबरी भी तो हो सकता है भाई, क्योंकि सभी शब्द का उपयोग कोई व्यक्ति तब कर सकता है जब या तो लोग बराबरी में हो। कल्पना करिए कि कहीं पर सभी विद्यार्थी स्नातक थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए स्नातक और विद्यार्थी का जो चित्र बनेगा, विद्यार्थी भी वही बनेंगे और उस जगह पर स्नातक की भी उतनी ही भीड़ है, क्योंकि बराबरी में भी तो सभी शब्द का उपयोग किया जाता है। पर आपका दिमाग आपसे कहता था केवल यही सत्य है। जी नहीं, जितना ये सत्य है उतना ये ही सत्य है। अब आप कहेंगे कि सर परीक्षा में फिर क्या करें? परीक्षा का अभी मुझ पर छोड़ दीजिएगा, अभी तो जीवन का आनंद लीजिए और समझिए कि अभी तक आपके मस्तिष्क की सीमाएं कहां तक थी और अब मैं उसे कहां तक ले जाना चाहता हूं। हो सकता है कई लोगों के मस्तिष्क का उल्लंघन पूरा हुआ होगा, पर थोड़ा इंतजार, बस 1-2 टाइप के बाद तुम खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आज मस्तिष्क सच में विकसित होने में एक कदम आगे बढ़ चुका है। बस थोड़ा और इंतजार। पर मैं क्या दावे के साथ कह रहा हूं, जितना सत्य कथन इसके लिए ये है उतना ही सत्य कथन ये है। यदि कोई व्यक्ति इस चित्र को निर्मित करके निष्कर्ष निकाल रहा है तो उसे इस चित्र को निकाल कर निष्कर्ष फिर चेक करने चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष वास्तव में केवल जांचे जा रहे हैं कथनों को चित्र में बदलकर। तो कौन सा कथन, जो कथन सभी शब्द का है, वो उसने सभी शब्द किस आधार पर उपयोग किया है ये हमें किसी ने बताया नहीं। हम उस कथन की कल्पना कर रहे हैं कि शायद उसके दिमाग में ये सोच होगी, पर हो सकता है कि सोचने वाले के दिमाग में ये सोच हो, इसलिए उसने सभी शब्द का उपयोग किया हो। कई लोगों का अभी भी चेहरा भयानक होगा, घबराना नहीं, आज अद्भुत होने वाला है सच में कुछ आप लोगों के साथ। आगे बढ़ रहा हूं मैं लाल लालियो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दूसरे वाक्य हैं ई प्रकार का, और ई प्रकार का मतलब कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, या कोई भारतीय मूर्ख नहीं है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई पेन है और पेंसिल है, उन दोनों में कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ आइटम नहीं है, कोई ऐसी कॉमन आइटम नहीं है जो दोनों का काम कर सके।
कोई भारतीय मूर्ख नहीं है, भारतीयों की भीड़ का समूह अलग है और मूर्खों की भीड़ का समूह अलग है। इनमें ऐसा कोई नहीं है जो दोनों का काम करे, कि वो भारतीय भी हो और मूर्ख भी हो। यह सबसे सरल है, क्योंकि कोई नहीं, नहीं का केवल एक ही वाक्य होता है, नो। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है पिंक मूवी का, नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नो मीन्स नो। तो इसमें कुछ सोचना नहीं। पर अब तुम्हारा मस्तिष्क सच में सोचने के लिए मजबूर होगा। आइए मैं क्या सिखाना चाहता हूं। टाइप तीसरा, आई प्रकार का वाक्य, आई प्रकार का वाक्य, आई टाइप सेंटेंस। आई टाइप का मतलब क्या हुआ? आई टाइप का मतलब होता है कुछ पेन, पेंसिल है, कुछ की बात करेगा वो। कुछ भारतीय महान हैं, कुछ भारतीय महान हैं। आइए जरा इस पर गौर करते हैं। अब सच में आपको एक अद्भुत सा 440 वोल्ट 15 एम्पियर अर्थात 3 हॉर्स पावर नहीं कहते, या फिर 3 फेज का करंट लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, साइंस भी सीख लेंगे हम इसमें। मुझे बस इतना बताना कि कुछ पेन पेंसिल है के लिए यह चित्र सही होगा या गलत। ये पेन है और ये पेंसिल है। ये पेंसिल है। मुझे आप बस बताना कि ये सही होगा या गलत, ये सही होगा या गलत होगा, ये सही होगा या गलत। सभी कह रहे सही, ये कह रहे सभी के सभी लोग सही, सभी सही कह रहे हैं। लाल लालियो ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं ये गलत है, ये चित्र गलत है। जिंदगी के 20-22 वर्षों का इतिहास बदलने जा रहा हूं मैं। जब इतिहास बदलते हैं तो कई दक्षिणपंथी लोग, रूढ़िवादी लोग विद्रोह कर देते हैं। आपका मस्तिष्क यदि दक्षिणपंथी है तो विद्रोह कर सकता है। इंतजार करिएगा, ध्यान से सुनना। पेन और पेंसिल, मेरा कथन था कि कुछ पेन पेंसिल हैं। तुम्हारा चित्र तो यह भी बता रहा है कि बचे हुए पेन पेंसिल नहीं है। मेरा तुम लोगों से सवाल है कि मैंने बचे हुए पेन के बारे में तुम्हें जानकारी कहां दी थी? मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि बचे हुए पेन क्या हैं, पर तुम्हारा चित्र तो दावा कर रहा है कि बचा हुआ पेन पेंसिल नहीं है। मैं पूछता हूं कि तुम्हें किसने कह दिया कि बचा हुआ पेन पेंसिल नहीं है? मैंने तो केवल कहा था कुछ पेन पेंसिल है, बचे हुए के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। बचा हुआ हो सकता है कि पेन पेंसिल ना हो, पर यह भी तो हो सकता है बचा हुआ पेन पेंसिल हो, लेकिन उस बताने वाले को नहीं पता था, इसलिए उसने केवल अभी कुछ का विवरण दिया है। एक दार्शनिक कहता है कि यदि तुम्हें कुछ के बारे में विवरण दिया है तो तुम बचे हुए कुछ के बारे में केवल अनुमान लगा सकते हो, गारंटी नहीं ले सकते हो। इसलिए यदि यह चित्र सत्य है कि कुछ पेन इसमें पेंसिल नहीं होंगे, तो लाल लालियो ये चित्र भी सही होगा कि हो सकता है कि बचा हुआ पेन भी पेंसिल बन जाए और पेन और पेंसिल ओवरलैप करते हुए बन जाए। उतना ही चित्र ये भी सत्य है। आप कहेंगे सर ये चित्र कैसे सही हो गया, क्योंकि इसमें तो पूरे पेन पेंसिल बन गए। मैं कहूंगा बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि इसने तो पूरे पेन पेंसिल बना दिए। पर यदि बचे हुए पेन को आप अनुमान लगा रहे हो कि पेंसिल नहीं है,
तो बचे हुए पेन के बारे में फिर अनुमान लगाइए कि शायद वो पेंसिल हो सकता है, क्योंकि बचे हुए पेन के बारे में मेरा कथन कोई विवरण नहीं देता है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, जरा इस बात पर गौर करना। मैंने कहा कि कुछ भारतीय महान हैं, मैंने कहा कि कुछ भारतीय महान हैं, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये भारतीय हैं और ये महान हैं, पर इस चित्र की गलती है कि उसने बचे हुए भारतीयों को महान बनने से रोक दिया। मुझे नहीं पता कि बचे हुए क्या थे, तो मैंने उस अनुमान को पूरी तरह से बेहतर साबित करने के लिए भारतीय और महानों का एक ओवरलैप डायग्राम बना दिया, ताकि इन दोनों में से कोई तो सही होगा, इन दोनों में से कोई एक तो गारंटेड सही होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ का मतलब कुछ और निकाला नहीं जा सकता है। कई लोग सच में अगर समझ गए होंगे तो उन्हें यह महसूस हुआ होगा पहली बार कि इसी कारण से सिलोजिज्म में 10 सवालों में 2 या 3 सही होते थे, और मैं गारंटी लेने की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसके वास्तविक अर्थों तक ले जा रहा हूं। कुछ का मतलब बचे हुए कुछ के बारे में एक अनुमान। क्या क्या अनुमान? सारे सोच लीजिए। पहला, हो सकता है कुछ ना हो सकता है कुछ हो। यदि ये दोनों चित्र बनाए जाए तो कुछ का चित्र फिर सही बनाया है आपने। घबराना मत अभी, घबराना मत अभी तो आपको सच में मजा आएगा। जब चौथा टाइप होगा तो आपको तीसरा भी समझ में आ जाएगा और पहला भी। अभी ये मत टेंशन लेना कि सर फिर एग्जाम हॉल में क्या बनाएंगे, वो मुझ पर छोड़ दो। एग्जाम हॉल में क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो। अभी तो आज मैं तुम्हारे मस्तिष्क को विकसित तो कर दूं। इस मानव सभ्यता में एक दार्शनिक का मस्तिष्क किन विचारों तक पहुंच चुका है, मैं तुम्हें वहां तक तो पहुंचा दूं। आज से, अभी से 10 मिनट पहले तुमसे कोई कहता कि कुछ आम पीले हैं, तो शायद तुम में से कुछ लोग कह देते कि बचे हुए आम पीले नहीं हैं। पर आज तुमने अपनी जिंदगी में एक नया अनुभव सीखा है। तुम कहोगे कि बचे हुए के बारे में मुझे नहीं पता। बचा हुआ आम पीला हो भी सकता है और बचा हुआ आम पीला नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे बचे हुए के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। फिलॉसफी का टॉपिक है, मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन जरूर करेगा, लेकिन सच में मजा भी उतना ही आएगा, मजा भी उतना ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई घबराना नहीं। अभी आगे बढ़ रहे, अभी तो और मजेदार चीज आने वाली है। टाइप 4 पर आते हैं। ओ प्रकार का वाक्य, ये तो आपको पूरी क्लैरिटी लाने के लिए जरूरी है। ओ प्रकार का वाक्य का चित्र कैसे बनाएंगे, ओ प्रकार के वाक्य का डायग्राम कैसे बनाएंगे। ओ प्रकार का वाक्य मतलब सर जिसमें कुछ को मना करते हैं, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ भारतीय वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। तो कुछ पेन पेंसिल नहीं के लिए मुझे अब बताना, ये पेन है और ये पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल नहीं है। क्या ये चित्र सही होगा? क्या ये चित्र सही होगा क्या? अब आप कहेंगे सर सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कथन तो कह रहा था कि भाई कुछ पेन पेंसिल नहीं है। बचे हुए पेन क्या हैं मुझे नहीं पता, और ये गंदा डायग्राम कहता है कि बचे हुए पेन गारंटेड पेंसिल है। मैं इस चित्र से पूछता हूं कि तुम्हें किसने कहा कि बचे हुए पेन पेंसिल नहीं है? इसमें कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि बचा हुआ पेन पेंसिल हो जाए, पर हो सकता है लाल लालियो, हो सकता है कि बचा हुआ पेन भी पेंसिल ना हो और धीमे 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 रिंग अलग हो जाए
और ये पेंसिल बन जाए। पेन और पेंसिल पूरी तरह से अलग हो, क्योंकि इसमें कुछ पेन पेंसिल नहीं है, बचे हुए पेन भी पेंसिल नहीं है। यदि ये चित्र सही है तो उतना ही ये चित्र भी सही है। किसी एक चित्र के आधार पर यदि आप अपने निष्कर्ष चेक कर रहे हो तो तुम धारणाओं से प्रभावित हो, तुम्हारा उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी। पर मैं अगर इन दोनों चित्रों के आधार पर निष्कर्षों को चेक करूंगा, असंभव है कि मेरा उत्तर गलत हो जाए, क्योंकि मैंने उसके समस्त संभावनाओं को चित्र में प्रदर्शित कर दिया है। क्योंकि मुझे नहीं बताया था उसने कि बचा हुआ पेन पेंसिल होगा कि नहीं। हो सकता है बचा हुआ पेन पेंसिल हो सकता है बचा हुआ पेन भी पेंसिल ना हो। यही दो संभावनाएं बचे हुए पेन की हो सकती थी। शायद अब आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आनी चाहिए, और अगर समझ में नहीं आई है तो अब मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बता रहा हूं, एक छोटा सा सॉल्यूशन। ठीक है सर, अभी तक मस्तिष्क दक्षिणपंथी है, रूढ़िवादी है, हम नहीं स्वीकार करते परिवर्तनों को। ठीक है, छोटा सा ज्ञान ले लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ए प्रकार का वाक्य जो होता है जिसमें सभी को हां कहते हैं, उसके चित्र की ये संभावना बनती है, उसके चित्र की ये संभावना बनती है। मान लेते हैं कि दो वस्तुओं का वर्णन है। ई प्रकार का जो वाक्य होता है जिसमें सभी को नहीं कहते हैं, सभी को नहीं कहते हैं, उसमें इस प्रकार की संभावना बनती है। आई प्रकार का जो वाक्य होता है जिसमें कुछ को हां कहते हैं, उसमें दो प्रकार की संभावना बनती है, ए और बी की, या तो वो ओवरलैप भी हो सकते हैं, और जो ओ प्रकार का वाक्य है उसमें भी दो प्रकार की संभावना बन सकती है। कुछ नहीं वाले की बात अगर करें तो एक तो ये और बी वाली बात आएगी, और ए और बी पूरी तरह से अलग रहेगा। बस मैंने आपको इतना सिखाया है अभी, बस एक ही कक्षा अभी मैंने जो ली है उसमें अभी इतना ही सिखाया है। आज मैं थोड़ा सा लंबी क्लास खींचूंगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैं कभी भी 1 घंटे पढ़ाने का ना तो मेरा लक्ष्य होता है, ना मैं कभी पढ़ा पाता हूं। क्योंकि जब तक इसके पूरी परतें ना खुल जाए, प्रश्नों को टच नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हम प्रश्नों को प्रवेश नहीं करवाएंगे इसमें। मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग 800 बच्चों में से अधिकतर 900 बच्चों तक ने लाइक किया, और एक डिसलाइक है, वो भी गलती से हुआ होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों का ये मोटिवेशन और आप लोगों की ये सपोर्ट मुझे सच में और प्रेरित कर रहा है कि आज क्लास लंबी ली जाए, आज क्लास खींच दी जाए, जितना भी आनंद हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जीवन तो अभी प्रारंभ हुआ है। अब सबसे मजेदार बात बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को यह भी सिखाऊं कि ये तो हमने पढ़ा कि किसी कथन को चित्र में कैसे बदलते हैं। जब कथन को चित्र में बदलते हैं तो सभी प्रकार के अनुमानों के बारे में सोचते हैं, पर किसी चित्र से परिणामों की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस चित्र में गारंटेड क्या क्या निकल सकता है। तो मुझे बताना कि इस चित्र में आप गारंटेड क्या क्या निकाल सकते हो। यदि कोई चित्र आपके सामने ऐसा हो, गारंटेड, कोई अनुमान नहीं, जिसमें गारंटेड कहोगे कि सर इस चित्र में ये दिख रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस चित्र में दिख रहा है कि सभी पेन पेंसिल है, इस चित्र में दिख रहा है। और क्या क्या निकाल सकते हो आप इस चित्र से परिणाम? और क्या क्या निकाल सकते हो कि कुछ पेंसिल का हिस्सा, कुछ हिस्सा जो पेंसिल का है वो पेन का है, तो आप कहेंगे कि सर कुछ पेंसिल जो है ना, कुछ पेंसिल पेन है। फिर मैंने कहा और क्या निकाल सकते हो, तो आपने कहा सर कुछ पेंसिल तो ऐसी भी हैं जो केवल पेंसिल हैं, जो पेन नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर कुछ पेंसिल पेन नहीं है। और आप क्या कह सकते हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है,
तो कुछ पेन भी तो पेंसिल होगी, कुछ पेन पेंसिल है। सर ये कैसे हुआ? मान लो आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है। मैंने कहा एक विद्यार्थी आप कहेंगे इंटेलिजेंट है, 2 विद्यार्थी आप कहेंगे इंटेलिजेंट है, 5 विद्यार्थी आप कहेंगे इंटेलिजेंट है, 10 विद्यार्थी आप कहेंगे इंटेलिजेंट है, क्योंकि सभी थे। फिर मैंने कहा कुछ विद्यार्थी आप कहेंगे इंटेलिजेंट है। सर कैसी बात कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है तो कुछ तो होंगे ही, इसलिए कुछ वाला भी निष्कर्ष निकलेगा, इसमें कुछ वाला भी निष्कर्ष निकलेगा। आइए आप जरा बताना कि इस चित्र से आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। पेन और पेंसिल, तेजी से कमेंट्स बॉक्स भर दीजिए। कौन कौन से निष्कर्ष, कौन कौन सी बातें इस चित्र से निकाली जा सकती है, कौन कौन सी बातें इस चित्र से निकाली जा सकती है, बता दीजिए कि कौन कौन सी बातें इस चित्र से निकाली जा सकती है। कौन कौन सी बातें इस चित्र से निकाली जा सकती है। और अभी आप सेंड करते चलिएगा, अभी तो व्यू और बढ़ने चाहिए, अभी तो ये जीवन का प्रारंभ ही हुआ है, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बाकी है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बाकी है। पहला निष्कर्ष, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेंसिल पेन नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। क्योंकि जब कोई पेन नहीं है तो कुछ पेन भी पूछोगे तो मैं कहूंगा मना है। कुछ पेंसिल पेन नहीं है। जब कुछ पेंसिल के बारे में पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि कुछ पेंसिल पेन नहीं है। ये सारी बातें मैं इन चित्र से निकाल सकता हूं, ये सारी बातें इन चित्रों से निकाली जा सकती है। अभी हम प्रश्न नहीं हल कर रहे, अभी तो हम केवल सीख रहे हैं कि वास्तविक रूप में ए प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, ई क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है, इनके चित्र कैसे बनाए जाते हैं और इनसे कैसे परिणाम निकाले जा सकते हैं जो गारंटेड दिख रहे होंगे। इसमें कभी कोई पॉजिटिव नहीं बनेगा, कभी कोई निष्कर्ष, कभी कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं आ सकता है। पॉजिटिव परिणाम कभी नहीं आ सकता है, ए टाइप का परिणाम कभी नहीं आएगा, आई टाइप का परिणाम इसमें कभी नहीं आ सकते हैं। ऐसे चित्र से, ऐसे चित्र से कभी ई टाइप का परिणाम नहीं आ सकता है। इस चित्र से कभी ई प्रकार का निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते, कोई नहीं वाला, कोई नहीं वाला इसमें कभी नहीं आएगा। उसमें सभी पॉजिटिव और कुछ पॉजिटिव वाला कभी नहीं आ सकता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात सिखाने जा रहा हूं जो इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट कोई भी नहीं है। और वो कंसेप्ट क्या है लाल लालियों? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, संपूरक जोड़ी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, संपूरक जोड़ी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इससे पहले, क्योंकि मैं जब पढ़ाना पसंद करता हूं तो मैं जानना चाहता हूं कि सब कुछ पता चल जाए, संपूरक जोड़ी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि संपूरक और पूरक किन्हें कहते हैं, या इन दोनों में क्या अंतर है? संपूरक पूरक किन्हें कहते हैं, या इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? पहले थोड़ा सा यह बताइए कि संपूरक और पूरक में क्या अंतर है या उनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है?
MB खान कह रहा है संपूरक 180 डिग्री, बालूराम कह रहा है 90 180। मेरे लाल लालियों, 90 180 तो ये गणित की भाषा हुई। एक गरीब सा विद्यार्थी तुम्हारे जीवन में प्रकट हुआ, उसने तुम्हें बुद्धिजीवी स्वीकारते हुए एक प्रश्न का बाण चलाया और कहा कि ये बुद्धिजीवी मुझे संपूरक और पूरक की परिभाषा बताए और मेरे दुखों को मुक्त करे। हे श्रेष्ठ मानव, मुझे संपूरक और पूरक के अंतर से अभिभूत कर दीजिए। तो आप उसे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया तंजीम, बहुत ही बढ़िया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही व्यवहारिक। वास्तविक रूप में संपूरक और पूरक शब्द तब उपयोग किए जाते हैं, ध्यान से सुनना। ये दो वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले संबंध है, दो वस्तुओं के लिए। यदि दोनों वस्तुओं का महत्व बराबरी का हो, यदि दोनों वस्तु का महत्व बराबरी का हो, एग्जैक्टली इक्वल इंपॉर्टेंस हो, तो उसे कहते हैं संपूरक संबंध। बराबरी के इंपॉर्टेंस को कहते हैं संपूरक संबंध। जैसे आपके बाएं पैर का जूता, दाएं पैर का जूता, यदि एक जूता खराब हो जाए, फट जाए, चोरी हो जाए, तो दूसरे का औचित्य खत्म हो जाता है। यदि किसी घटना में दोनों कारक बराबरी के महत्व रखते हो, किसी एक के समाप्त होने पर दूसरे का भी अंत तय हो, उसे कहते हैं संपूरक। बाएं पैर दाएं पैर का जूता आपका संपूरक है। पूरक किसे कहते हैं? जहां किसी एक का महत्व ज्यादा और किसी एक का महत्व कम हो, वैसे संबंधों को पूरक कहते हैं। याद करिए अपनी परीक्षाओं को, जब आप लोग एक्स्ट्रा पेज मांगते थे, सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते थे, तो आप सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते थे, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मांगते थे, क्योंकि आपको पता था कि आपके पास मेन कॉपी है। यदि मेन कॉपी चोरी हो गई, फट गई या फिर खराब हो गई, तो सप्लीमेंट्री कॉपी का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यदि सप्लीमेंट्री कॉपी खराब हो जाए, फट जाए, चोरी हो जाए, तो भी मेन कॉपी तो मेन कॉपी है। इसे कहते हैं पूरक। संपूरक मतलब बराबरी का महत्व, और पूरक का मतलब एक का महत्व ज्यादा और एक का महत्व कम। और आज मैं तुम्हें जिंदगी का एक ज्ञान भी दे रहा हूं। आज मैं तुम्हें जीवन का एक अद्भुत रहस्य भी बता रहा हूं। जब तुम दांपत्य जीवन में आओगे, तो पूरा का पूरा दांपत्य जीवन इन दो घटनाओं में समाप्त होगा। तुम चाहोगे कि दांपत्य जीवन में ऐसा होना चाहिए कि तुम नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो तुम नहीं, पर दांपत्य जीवन ऐसा होगा, लड़का लड़की कोई भी हो, ये लड़ाई चलती रहेगी दांपत्य जीवन में। वास्तविक रूप में दांपत्य जीवन ऐसा मिलेगा और आप जिंदगी भर उसे बदलने में लगे रहोगे। वो बदलेगा, लेकिन तब जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब मोक्ष नजदीक होगा और मृत्यु के द्वार पर जीवन होगा, तब आप पूरक से संपूरक में दांपत्य जीवन बदल पाएंगे। पूरा ग्रह युद्ध इसी पर आधारित है। पूरा ग्रह युद्ध आप देख लेना, पूरे घरों में इस सिचुएशन के मिलने के कारण वो लगे हुए हैं इसे इसमें बदलने में।
ये आज का ज्ञान है। पर अभी आगे बढ़ते हैं। हम तो बातचीत कर रहे हैं सिलोजिज्म की दुनिया में संपूरक का मतलब। सिलोजिज्म की दुनिया में संपूरक का मतलब। अब आते हैं संपूरक जोड़ी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। संपूरक जोड़ी क्या कहती है भाई? संपूरक जोड़ी, संपूरक जोड़ी फिलॉसफी में, सिलोजिज्म की दुनिया में उसे कहते हैं ऐसे दो वाक्य, ऐसे दो वाक्य जो एक साथ, जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते, सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जिसमें एक सकारात्मक एवं दूसरा वाक्य नकारात्मक होता है, दूसरा वाक्य नकारात्मक होता है। ये पूरे पृथ्वी में शायद ही कोई किताब होगी जिसमें आपको मिल जाए। फिर आप कहेंगे सर आपने क्या मंगल ग्रह से पढ़ा? नहीं, ये मिलेगा आपको फिलॉसफी में। जब आप पीएचडी और पीजी करेंगे तो तब आपको कुछ सेमेस्टर की परीक्षाओं में ये मिलेंगे। नेट में बड़े आते हैं ये संपूरक जोड़ी। जिन प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं कि या तो पहला या तो दूसरा, आप लोगों ने यदि देखे हो, नहीं देखे हो तो घबराना नहीं, दिखाए जाएंगे। ऐसे दो वाक्य जो एक साथ सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वह एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है मेरे लाल लालियों। मतलब कोई कहे कि भगवान है और कोई कहे कि भगवान नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों वाक्य किसी भी क्षण में, किसी भी समय एक साथ सही हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों कथन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यदि एक सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक होगा, यदि एक सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक होगा। ऐसे दो वाक्यों को कहा जाता है संपूरक जोड़ी। ऐसे दो कथनों को कहा जाता है संपूरक जोड़ी। ऐसे दो वाक्य जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते। सच टू स्टेटमेंट विच आर टुगेदर नेवर ट्रू बिकॉज दे आर कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, इन विच one statement is affirmative while other one is negative statement। ऐसे दो वाक्य जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते, जिनमें एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक होता है और दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब जरा मेरी बातों पर गौर करिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये संपूरक होंगे? क्या मोहन एक लड़का है, मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़की है, मोहन इज ए गर्ल। क्या ये संपूरक होगा या नहीं? कमेंट्स बॉक्स भर दीजिए यस और नो से तेजी से। क्या ये संपूरक होगा या नहीं? क्या यह संपूरक होगा या नहीं? नहीं, क्या बात कर रहे हो? मोहन एक लड़का है, मोहन एक लड़की है, यह संपूरक होगा या नहीं? कुछ लोग अब यस कह रहे हैं, कुछ लोग यस कह रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने जिन्होंने डिसलाइक कर दिया है गलती से,
थोड़ा सा लाइक डिसलाइक सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए, सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए कि लाइक की डिसलाइक क्या हो गया है। आइए जरा ध्यान से सुनना लाल लालियो, ये संपूरक नहीं है, क्योंकि संपूरक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होता है। आप विरोधी शब्दों का उपयोग करके सिलोजिज्म में संपूरक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सिलोजिज्म की दुनिया में मोहन एक साथ लड़का और लड़की दोनों हो सकता है। हां, हास्य का विषय हो सकता है, लेकिन सिलोजिज्म में यह संभव है क्योंकि यह एक दर्शन का विषय है। सिलोजिज्म बड़ा स्पष्ट कहता है कि उसी बात को हां कहो, उसी बात को ना कहो, वह कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक जोड़ी माना जाएगा। बड़ा सिंपल सा कहता है। मुझे बताना लाल लालियो, मुझे बताना क्या यह संपूरक होगा क्या? मैं संतुष्ट हूं, आई एम सेटिस्फाइड। मैं असंतुष्ट हूं, आई एम अनसेटिस्फाइड। क्या यह संपूरक होगा क्या? यस और नो के रूप में कमेंट बॉक्स को भर दीजिए तेजी से। बताइए क्या यह वाक्य संपूरक है या नहीं? संपूरक है या नहीं? क्या यह वाक्य संपूरक है या नहीं? डिसलाइक जो लोग गलती से भी कर रहे हैं वो प्लीज चेक कर ले, क्योंकि आप जितनी सीमाएं, जितनी ज्ञान को अभी सोच पा रहे हैं, मैं उससे कहीं आगे की बातें बताने पर प्रयास लग कर रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं कि यह संपूरक है, कई लोग कह रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि यह संपूरक नहीं है। संपूरक तभी होगा जब आपने लिखा होता कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, उसी बात को हां, उसी बात को ना। यहां लिखा होता कि मोहन एक लड़का नहीं है, तब संपूरक होता, तब संपूरक होता। यहां लिखा होता कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, तब संपूरक होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए और मैं तो आज तक इसे एक ही मानता हूं, असंतुष्ट और संतुष्ट नहीं तो बात एक ही है, ऐसे कई लोग सोचेंगे। तो यह गरीब व्यक्ति के लिए एक ही है, एक दार्शनिक के लिए संतुष्ट नहीं और असंतुष्ट दोनों अलग अलग बातें हैं। और मैं प्रमाणित करके दिखा रहा हूं, प्रमाणित करके दिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना लाल लालियो, आज तुम्हें पहली बार फील होगा कि संतुष्ट और असंतुष्ट, संतुष्ट नहीं और असंतुष्ट भी अलग अलग होते हैं। ध्यान से शब्दों पर गौर करिए। एक महान दार्शनिक थे, एक महान दार्शनिक थे मेस्लो, और मेस्लो ने एक सिद्धांत दिया था कि कर्मचारी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेस्लो ने कहा था कि कर्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। एक वे कर्मचारी जो संतुष्ट होते हैं, एक वे कर्मचारी जो संतुष्ट नहीं होते हैं, एक वे कर्मचारी जो असंतुष्ट होते हैं, और एक वे कर्मचारी जो असंतुष्ट नहीं होते हैं। सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, नॉट अनसेटिस्फाइड। मैं 3 का विवरण देकर समझा रहा हूं, बस 3 के बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, जरा बताइए हमें कि संतुष्ट कर्मचारी कौन है। तो मेस्लो कहते हैं कि कर्मचारियों में ऐसा कर्मचारी जो कंपनी की तारीफ करे, कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करे, कंपनी के लिए अपनी जान भी दे दे,
ऐसा कर्मचारी संतुष्ट कर्मचारी होता है। मैंने कहा ऐसे कर्मचारी मिलते कहां हैं, हमें भी बताए। मेस्लो कहते हैं कि हर एक देश की सेना संतुष्ट कर्मचारी होनी चाहिए, अन्यथा जिस दिन युद्ध होगा वो घर लौट कर आ जाएगी। आपको उसे इतना संतुष्ट करना है कि वो अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए लाल लालियों, सेनाओं में जब पॉलिसी बनाई जाती हैं तो उनके स्कूल, उनके अस्पताल, उनकी किराने की दुकानें बिल्कुल अलग तरीके से रखी जाती हैं। उनको मिलने वाली समस्त सुविधाएं सामान्य किसी भी कर्मचारी की तुलना में बहुत बेहतर होती है। वो इसीलिए ताकि उसके अंदर एक संतुष्टि पैदा हो कि मैं कंपनी के लिए जान भी दे सकता हूं। और आपके अंदर भी आएगा ये भाव। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके लिए सब कुछ कर रहा हो, कि आपके जीवन मरण, आपके परिवार, आपके बच्चों की शिक्षा, सब कुछ जिम्मेदारी ले ले, तो आप कहेंगे सर मेरे लिए वो इतना करते हैं, क्या मैं उनके लिए जान नहीं दे सकता हूं? इसीलिए किसी भी देश में मिलिट्री की जब पॉलिसी बनाई जाती है, सेनाओं की जब पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो ऐसी ही बनाई जाती है कि संतुष्टि का भाव आ सके। तो ये मेस्लो ने कहा कि भाई संतुष्ट कर्मचारी ऐसे होते हैं, संतुष्ट कर्मचारी ऐसे होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने पूछा कि असंतुष्ट कर्मचारी कौन होते हैं? तो मेस्लो कहते हैं ऐसे कर्मचारी जो कंपनी को गाली दे, कंपनी की बुराई करे, कंपनी में ढंग से काम ना करे, और जैसे ही मौका मिले कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा ऐसे कौन से लोग हैं? उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति गाली भी देगा, बुराई भी करेगा, और जब मौका मिला दूसरी कंपनी से ऑफर आया कि निकल गया। मास्टर आज अनअकैडमी में कहीं और मिल जाए, कल प्राइवेट है, असंतुष्ट व्यक्ति है, हो सकता है कहीं और मिल जाए। इसे कहते हैं असंतुष्ट होना। तीसरा, संतुष्ट नहीं। तीसरे कर्मचारी के बारे में क्या बता रहे? वो संतुष्ट नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। मैंने पूछा ये कौन से लोग हैं? मेस्लो कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कंपनी को हमेशा गाली देंगे, कंपनी की हमेशा बुराई करेंगे, लेकिन कंपनी कभी छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ये कहां मिलते हैं? मेस्लो कहता है कहीं मत जाओ, इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट, भारतीय सरकारी कर्मचारी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। 10 वर्षों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई। मैंने कहा कैसा चल रहा है बेटा, आप तो कलेक्टर बन गए हो। तो आपने कहा मत पूछिए सर, सीनियर परेशान कर रहे हैं, जूनियरों को कुछ आता नहीं, सिस्टम करप्ट होता चला जा रहा है, कमाई भी उतनी ज्यादा नहीं। आपका बढ़िया है, कभी भी यूट्यूब पर आए कभी नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा बेटा इतनी तकलीफ है ना, ऐसा करो नौकरी छोड़ो, तुम्हें भी जुड़वा देते हैं। तुमने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दूंगा? ऐसा कर्मचारी जो कंपनी को भला बुरा कहे लेकिन कंपनी ना छोड़े, वो ना तो संतुष्ट है, क्योंकि अगर वो संतुष्ट होता तो गाली नहीं देता, और अगर वो असंतुष्ट होता तो कंपनी छोड़ देता। वो तीसरी कैटेगरी का है, संतुष्ट नहीं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिंदगी यहां खूबसूरत है। ये ऐसे लोग हैं। तो शायद आज आपको पहली बार पता चला होगा, आज आपको पहली बार पता चला होगा कि संतुष्ट नहीं और असंतुष्ट भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आज का जो टॉपिक है यह आपके मस्तिष्क में आपकी बाउंड्रीज को कई दूर तक ले जाने की ताकत रखता है। तो क्या सीखा हमने इससे? हमने यह सीखा कि तभी दो वाक्य कॉम्प्लीमेंट्री माने जाएंगे जब तक कि दोनों
एक दूसरे के विरोधी ना हो और एक सकारात्मक नकारात्मक ना हो, बातें वही होनी चाहिए और वो कभी एक साथ सही नहीं होनी चाहिए। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन एक लड़का नहीं है, मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मतलब लाल लालियो, मतलब इसके उदाहरण बता रहा हूं। अब रियलिटी में जो चैप्टर में आपको मिलेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, ऐसे दो वाक्य होंगे। सभी, उदाहरण बता रहा हूं, जैसे सभी पेन पेंसिल कहीं पर लिखा हो और लिखा हो कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। या कहीं पर लिखा हो कुछ पेन पेंसिल हैं और लिखा हो कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। या लिखा हो सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, उसी बात को हां उसी बात को ना, ऐसे दो वाक्यों की जोड़ी संपूरक कहलाती है। ये जो दो लोग जिन्होंने डिसलाइक किया है, यदि उन्होंने डिसलाइक किया है तो कोई बात नहीं, पर यदि गलती से हुआ है तो एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। काफी खुशी होगी मुझे कि यदि एक भी डिसलाइक ना हो तो सच में इतनी ऊर्जा, इतना रिसर्च और इतने अनुभव के बाद ये मेरा हक बनता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या जाना? अभी तक हमने क्या क्या जाना? 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। हमने पता किया कि चित्र कैसे बनते हैं, हमने पता किया कि उससे निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, और हमने यह भी पता किया कि संपूरक जोड़ी किसे कहते हैं। अब हम प्रश्नों की ओर आ रहे हैं, प्रश्नों की ओर आ रहे हैं, प्रश्नों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर इस चैप्टर में मैंने प्रश्नों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक और एडवांस। बेसिक में 7 प्रकार के प्रश्न मैं आपको सिखाऊंगा, एडवांस में 6 प्रकार के। यूपीएससी और नेट की एग्जाम में केवल और केवल एडवांस ही आते हैं, लेकिन वो तभी समझ पाओगे जब बेसिक आता हो। बाकी सभी परीक्षाओं में बेसिक के प्रश्न आते हैं, बेसिक के प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें तो यूपीएससी में बेसिक के प्रश्न आते हैं पूरी तरह से, बैंकिंग रेलवे में। बाकी यूपीएससी में तो एडवांस ही प्रश्न बनते हैं। तो यदि हम एक सिंपल सी बात आप लोगों से कहें, यदि हम एक सिंपल सी बात आप लोगों से कहें, तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रश्नों की। 7 प्रकार के प्रश्न हम इसमें पढ़ने वाले, 7 टाइप के सवाल। पर किसी भी सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी सवाल से पहले मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण सूचना, एक इंपॉर्टेंट नोट, एक महत्वपूर्ण सूचना, एक इंपॉर्टेंट नोट। और वो नोट क्या है? मेरी मेथड का नाम है 2 वेन चित्रों की विधि, 2 वेन चित्रों की विधि, 2 वेन डायग्राम मेथड। मैं हर प्रश्न में 2 वेन चित्र निकालकर निष्कर्ष चेक करूंगा, पर वही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। ध्यान से सुनना, वही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा, वही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा जो
बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सत्य हो, दोनों वेन चित्रों में सत्य हो। इसका मतलब लाल लालियो, इसका मतलब लाल लालियो, मान लीजिए कि मैंने एक वेन चित्र ये बनाया और ये दूसरा वेन चित्र मैंने बनाया, और मान लेते हैं कि आप निष्कर्ष को चेक कर रहे हैं। इस पहले चित्र में वो सही निकला, पहला वाला निष्कर्ष, यहां ये गलत निकला। दूसरा निष्कर्ष आपने निकाला तो ये यहां गलत था, यहां सही था। तीसरा निष्कर्ष दोनों में गलत निकला, और चौथा निष्कर्ष आपको दोनों में सही मिला। और अब आपसे प्रश्न का उत्तर निकालना है, आपको प्रश्न का आंसर निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सत्य रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा निष्कर्ष आपके लिए सत्य रहेगा, कौन सा निष्कर्ष आपके लिए सत्य रहेगा? बस इतनी सी बात बता दीजिए, फिर विदाई ले लेंगे। और जिन लोगों ने गलती से डिसलाइक किया है, प्लीज एक बार जाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि लाइक और डिसलाइक क्या कर दिया है। केवल चौथा ही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लाल लालियो, केवल चौथा ही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा, क्योंकि मेरा नियम यह है कि हम हर सवाल के जवाब में दो वेन चित्र बनाकर निष्कर्षों को चेक करेंगे, और वही निष्कर्ष सत्य माना जाएगा जो बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सही पाया जाएगा। ये सभी के सभी गलत माने जाएंगे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, हर कंडीशन में वो सही नहीं होंगे। इसलिए वही निष्कर्ष सत्य माने जाएंगे जो बनाए गए दोनों वेन चित्रों में सही पाए जाएंगे। तो आज इस कक्षा को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। बहुत ही बढ़िया दीपक, कई लोगों को ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिला है। जल्द ही ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं, तो इंतजार करिएगा। कल सुबह से ही 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कंटिन्यूअसली कक्षाएं लेंगे हम अलग अलग टॉपिकों पर। आप कल बने रहिएगा हमारे साथ। कल सुपर सैटरडे होगा, शनिवार MK लाइव के साथ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातचीत करेंगे। शेयर जरूर करते चलिएगा, बस शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर ही आपकी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी। यदि आपने 10 लोगों को शेयर किया तो आपने ज्यादा गुरु दक्षिणा दी है, और एक को ही किया तो कम दी है, आप लोगों को पाप भी लग सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।